स्टार्ट लेते हैं चैप्टर। एक बार को तो मैं बिल्कुल बेसिक्स भी ले रहा हूँ, ठीक है ना। जो बहुत बेसिक बातें वो पहले से लिखी हुई है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये टफ है चैप्टर, मतलब बट आपका जो 11th के वक्त पढ़ते टाइम जो एक्सपीरियंस था उससे बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैच्योरिटी भी है और मतलब सीक्वेंसिंग अच्छी होगी, ठीक है ना। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है वो क्लियर होना चाहिए आपको। चलो तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हम आयोटा समझते हैं। पहली बात तो ये आपके सामने एक सिंबल है जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए आएगा। स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता है, तो कहीं भी ऐसा यूज़ होता है तो बताया जाता है कि वेयर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। और इसमें एक पैटर्न होता है, क्या मैंने यहाँ दिखाया, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 1 है ना, और ये 4 की साइक्लिसिटी पे चलता है। तो आयटा की पावर 4n है तो 1 होगा, आयटा की पावर 4n+1 है तो आयटा होगा, 4n+2 पावर है तो -1 होगा, और 4n+3 पावर है तो माइनस आयटा होगा। इट मीन्स आयटा पे कितनी भी बेकार सी पावर लिखी होगी हम उसको 1 आयटा -1 माइनस आयटा में रिड्यूस कर पाएंगे। साथ के साथ ये भी है कि कोई भी 4 लगातार पावर का सम जब आप करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही 4 बातें तो आ रही है, 1 आयटा -1 और माइनस आयटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास है आयटा की पास 65 + 1 अपॉन आयटा की पावर 97, सॉल्व किया तो 0 आ रहा है। अपने पास है 1 से लेकर आयटा की पावर 100 तक, है ना। अच्छा, आयटा की कभी भी सीरीज दिखे आपको, है ना, तो भले आपको सीक्वेंस का किसी, जैसे मान लो कहीं आयटा को देख के एजीपी फील हो रहा है ना, तो वहाँ का कुछ भी फील हो वो अलग बात है, बट पहले एक बार को माइंड में रखना है कि आयटा की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। आयटा की प्रॉपर्टी क्या है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 1 से आयटा की पावर 100 तक का सम करना है तो दिखने में तो ये जीपी भी लग रहा है, बट ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, एक 1 एक -1 एक 1 एक -1, ठीक है ना। अब ये जीपी दिख रही थी अपने पास जिसका फर्स्ट टर्म 1 था, कॉमन रेशियो आयटा स्क्वायर था, ठीक है ना, उससे भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे कह रहा है शो दैट एक पॉलिनोमियल है, इट इज़ डिविजिबल बाई x² + 1। तो अगर हमें ये शो करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाई x² + 1, इसका मतलब x² + 1 के जो भी जीरोज़ है वो px को क्या करें, सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, x² + 1 = 0 के रूट्स है आयटा और माइनस आयटा, तो हमने क्या दिखा दिया कि p आयटा भी 0 है, p माइनस आयटा भी 0 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कोई भी नंबर जो a + आयटा b फॉर्मेट का है, कोई भी नंबर जो a + आयटा b फॉर्मेट का है उसको हम कहा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें यहाँ और यहाँ जो चीज़ें लिखी है ये रियल नंबर्स है, ठीक है ना। a को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं, b को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लिया तो हम यहाँ पर कहेंगे कि REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज a और IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशंस है, जैसे अगर b वाला पार्ट 0 हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये वही नंबर्स हैं जो हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली सुपरसेट हुआ रियल नंबर्स का, मतलब रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। फिर अगर a 0 है मतलब रियल वाला पार्ट 0 है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। और अगर b नॉन 0 है तो फिर हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन देखो कि 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल की भी कैटेगरी में आ रहा है और प्योरली इमेजिनरी की भी कैटेगरी में आ रहा है। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों कैटेगरी में लाई कर रहा है, प्योरली रियल वाले में भी और प्योरली इमेजिनरी वाले में भी। और एक बार जब ये तीनों बातें आप समझ गए तो एक ज़रूरी बात, कभी भी आप सुनते हो
किसी नंबर के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डजंट मीन कि उसमें आयटा इन्वॉल्व है। फर्स्ट पॉइंट यही तो सिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर डजंट मीन कि उसमें आयटा इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अगर इमेजिनरी वर्ड जुड़ा हुआ है ना, मतलब अगर ये बात बोली जा रही, सॉरी, अगर ये बात बोली जा रही है कि कोई नंबर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन वी आर श्योर कि उसमें आयटा वाला टर्म तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद a माइनस आयटा बी को हम क्या कहेंगे, a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दिया तो जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन हुआ उसको हम कह रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, a प्लस आयटा बी है तो a माइनस आयटा बी होगा, 2 माइनस 3 आयटा है तो 2 प्लस 3 आयटा होगा, 3 प्लस 0 आयटा है तो 3 माइनस 0 आयटा होगा, 0 प्लस 2 आयटा है तो 0 माइनस 2 आयटा होगा। तो देखो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z और z बार सेम चीज़ है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z विल बी इक्वल्स टू माइनस z बार, ठीक है। बात करें हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर कब होंगे, जब उन दोनों के रियल पार्ट सेम हो, इमेजिनरी पार्ट सेम हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं, तो रियल वाला रियल से जुड़ गया, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से जुड़ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को घटाते कब है, तो रियल वाला रियल से घट गया, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से घट गया। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा की तरह बिहेव करता है इसका, जैसे z1 z2 करा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। मतलब a1 a2 मतलब देश 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 देश, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात समझे तो हमें यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयटा b1 a2 प्लस a1 b2, ठीक है। और अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो वहाँ पर हम इसके कॉन्जुगेट का हेल्प ले लेते हैं डिनोमिनेटर के, ठीक है। और प्रोसीड करके देखो यहाँ तक हम पहुँचे। मतलब इस सब में अपने लिए नई कोई बात है नहीं, सब हम जानते हैं। अच्छा, पावर से रेज करते हो तो देखो a प्लस आयटा बी का स्क्वायर ऐसा हो गया, a प्लस आयटा बी का क्यूब ऐसा हो गया, एंड सो, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक ये क्वेश्चन है, ये 5 प्लस 4 आयटा अपॉन 5 माइनस 4 आयटा प्लस 1 प्लस आयटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयटा इज इतना, तो फाइंड एक्स वाई। अपन ने क्या करा, देखो पहले यहाँ पे नीचे से आयटा को हटाया, ठीक है, यहाँ भी नीचे से आयटा को हटाया और यहाँ 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर खोल लिया। जैसे ही खोला, अब प्रोसीड करने का पर्पस क्या है, कैसे भी करके इसको a प्लस आयटा बी के फॉर्मेट में लाना। और जैसे हम एक बार को a प्लस आयटा बी के फॉर्मेट में ले आए तो बोथ साइड रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे, बोथ साइड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ एक ज़रूरी बात सीखो, कभी भी आपका मन किया कि बोथ साइड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें तो मेक श्योर कि आयटा के अलावा सारी चीज़ें रियल हो, तभी तो इक्वेट कर पाओगे, है ना। तो कई बार अब जैसे यहाँ ये नहीं लिखा हुआ होता तो हम ये इक्वेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फिर इनमें क्या सीन है। तो जब तक हम ये श्योर नहीं है कि आयटा के अलावा सब चीज़ रियल है, तब तक ये इक्वेट बोथ साइड्स हम नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी बात है, ठीक है। फिर देखो अब जैसे आया ये, अब एक बार हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म z का पढ़ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बड़े बड़े पावर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बड़े पावर्स में भी ऑलवेज एक पैटर्न होगा, जैसे आयटा में आया, ठीक है ना। वो धीरे धीरे हमें इसकी समझ हो जाएगी, या ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना। अब जैसे 1 प्लस आयटा की पावर 6 है तो मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस आयटा का स्क्वायर की पावर 3। अब 1 प्लस आयटा का स्क्वायर देखो इधर क्या आ रहा है, 2 आयटा, 1 माइनस आयटा का स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस 2 आयटा, और एकदम सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। जैसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज 1। अब देखो ये चीज़ जब हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया आयटा, तो इट इज़ आयटा की पावर n इक्वल्स टू 1। आ जाओ, ठीक है ना। तो n की सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 4। जैसे मान लो हमें कहा फाइंड थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। ये यहाँ पर अगर इसको प्योरली इमेजिनरी बनाना है तो इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0।
तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हमने जब इसका रियल पार्ट देखा तो ये आया, इसको 0 किया, वहाँ से थीटा। ठीक है, ठीक है। अब यहां से एक तरीके से मान लो जरूरी बातें स्टार्ट हो गई। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं पूछूं कि रियल नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो वैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली फील करने के लिए हमें एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। XY प्लेन की तरह ही दिखता है, जिसमें जैसा काम वहाँ x एक्सिस का होता था वो काम यहाँ रियल एक्सिस का है, जैसा काम वहाँ y एक्सिस का होता था वो काम यहाँ इमेजिनरी एक्सिस का है। ठीक है ना। अब ये बहुत काम की लाइन है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। जैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली फील करना है तो सबसे पहली चीज माइंड में आनी चाहिए कि अच्छा ये क्या है, एक पॉइंट है ऑन द आर्गन प्लेन। ठीक है ना। अब रही बात इस पॉइंट को फील करने की, तो बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट को इस पर ढूंढेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इस पर ढूंढेंगे, और फिर वहां से हमें वो पॉइंट ट्रेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सुन के फील क्या होगा, पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। ठीक है। अब यहां से इससे रिलेटेड बेसिक बातों को इसी पर फील करेंगे। तो दूसरा आ गया कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आओ जल्दी आओ। दूसरा आ गया कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर फील हुआ कि कौन सा पॉइंट है, तो आप रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज ले लो। तो जैसे ही आप रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज लोगे तो आपको उसका कॉन्जुगेट फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस भी पॉइंट से डिनोट हो रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिस भी पॉइंट से डिनोट हो रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है। तो P का ओरिजिन से डिस्टेंस इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, जहां भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, वो उसका क्या हुआ, मॉड्यूलस हो गया। ठीक है। और वहां से हम इजीली समझ पाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, √a² प्लस b²। ठीक है। अब एक चौथी बात कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z को अगर फील करना है तो सबसे पहले तो z को फील करो। अब मान लो z है पॉइंट P, आप OP को ज्वाइन कर लो, वेयर O इज द ओरिजिन। अब सुना मेरी बात, OP सेगमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, OP सेगमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, उसको हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ही आपने ये बात सुनी ना, तो आपको फील हो गया कि आर्ग्यूमेंट तो मैनी वैल्यूड चीज होगी। ठीक है ना। अब मान लो यहीं पे ये पॉइंट P है, तो मैंने इसका आर्ग्यूमेंट बोला थीटा, है ना। मैंने इसका आर्ग्यूमेंट 2π प्लस थीटा भी बोल दिया, क्योंकि बात क्या हो रही है, OP सेगमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बने। ठीक है ना। इनफैक्ट हम यहां से ऐसे पीछे चलेंगे तो ये हो गया -2π प्लस थीटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो माइंड में ये कॉन्सेप्ट लाइए कि आर्ग्यूमेंट एक मैनी वैल्यूड चीज है। ठीक है ना। हाँ, उसमें हमें अगर एक वैल्यू पता है तो बाकी सारी वैल्यूज 2k π के एडिशन से मिल जाएंगी, है ना। क्योंकि देखो, आपको हमेशा कोई भी दो एंगल, आप कोई भी दो वैसी वैल्यू सोचोगे तो उनके बीच कितना गैप होगा, एक पूरे चक्कर का या दो पूरे चक्कर का, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो आपको अगर आर्ग्यूमेंट जो मैनी वैल्यूड चीज है उसमें से कोई भी एक वैल्यू मिल गई तो आपको सारी वैल्यूज मिली हुई है, क्योंकि आप उसमें क्या करोगे, 2k π जोड़ दोगे। ठीक है। तो अगर ये वाले एंगल को हम थीटा कह रहे हैं
तो हम आर्ग्यूमेंट z को बोलेंगे थीटा प्लस 2k पाई, आर्ग्यूमेंट z को बोलेंगे थीटा प्लस 2k पाई, और इसको हम डिनोट करते हैं ए आर जी ब्रैकेट में z। ठीक है, अच्छा आर्ग्यूमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले बात एक ही होती है, और हम समटाइम्स आर्ग्यूमेंट को ए एम पी जेड करके भी डिनोट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट z बोले या एम्पलीट्यूड z बोले बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से दो बातें, एक तो जैसे ही आर्ग्यूमेंट z सुनते हो, पहले सीक्वेंस पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट z जैसे ही सुनते हो सबसे पहले तो उस पॉइंट को फील करो जहां z है, फिर उसको ओरिजिन से मिला दो, और वो सेगमेंट OP, आर्ग्यूमेंट सुनते ही OP फील होगा, और OP पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से एंगल। ठीक है, एंड मैनी वैल्यूड चीज। ठीक है, अब आपको यहां पे एक टर्म आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। ठीक है ना, तो ये जो खूब सारी वैल्यूज हैं आर्ग्यूमेंट z की, उनमें से वो वाली वैल्यू जो माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज्ड में लाई करे, उसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज्ड का फील लो, इसका मतलब अगर P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो OP का पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से एंगल मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही P थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप पाई से एक्सीड कर गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट जाते ही आप कैसे मेजर करोगे, क्लॉकवाइज, और फोर्थ क्वाड्रेंट जाते ही कैसे मेजर करोगे, क्लॉकवाइज। इन दोनों बातों से अभी फेमिलियर होंगे। एक और बात है कि जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होगा, बाकी हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होगा। क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होगा, तो सेगमेंट ही नहीं बना। जब तक OP बनेगा नहीं तब तक आप वो एंगल कैसे देखोगे, तो P अगर ओरिजिन पे चला गया तो आर्ग्यूमेंट मीनिंगलेस बात हो गई। ठीक है ना, अब देखो यहां से अब समझना शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो अब जैसे देखो, मान लो मैं कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज 3, तो z बार हो गया 3, है ना, और ये यहां P से फील हो रहा है। ठीक है, मॉड z हो गया 3। ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z। अच्छा सुनो, आर्ग्यूमेंट z के लिए हमेशा हमें किसी एक वैल्यू की तलाश होगी, है ना, और उसमें 2k पाई जोड़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट आ गया। तो जब किसी एक वैल्यू को हम ढूंढते हैं तो क्यों ना प्रिंसिपल को ढूंढे और उसके साथ 2k पाई जोड़ दें, तो शुरू से ये हैबिट रखेंगे। तो अब जैसे देखो, अब हमें इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z सोचना है, तो OP फील करो। अब वो पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, 0, तो यहां से इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z 0, तो आर्ग्यूमेंट z 2k पाई। ठीक है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया 2 आइटा, इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो -2 आइटा, मॉड z की बात करें तो 2, ये कहाँ चला गया, पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है ना, P फील हो रहा है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z, तो यहां पर हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोल दिया, π/2। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट z क्या बोल देंगे, और ट्रिगोमेट्री का यूज करते तो देखो हम इसी को लिख सकते थे 4k + 1 π/2, याद है ना, करते थे इस लाइन की जनरल लिमिट। फिर z मान लो अगर -3 है, तो z बार भी हो गया, मॉड z हो गया 3। ठीक है ना, यहाँ पे P हमें कहाँ फील हो रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस पर। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z की बात करेंगे, अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, पाई, और आर्ग्यूमेंट z क्या बोल देंगे, पाई + 2k पाई। ट्रिगोमेट्री के यूज से भी कर सकते थे आप, इसका 2k + 1 पाई लिख देते। ठीक है, और z अगर -4 आइटा है तो z गया कहाँ, नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है ना, z बार इसका हो गया, मॉड z हो गया 4। ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z अब क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -π/2, और अगर हम आर्ग्यूमेंट z 4 है
तो ट्रिगोमेट्री के यूज से भी हम कर सकते थे 4k माइनस 1 या 4k प्लस 3, दोनों में से कोई, 4k माइनस 1 या 4k प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की, लाइंस पे रख के कि रियल एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो क्या फील, इमेजिनरी एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो क्या फील। ठीक है ना, अब हम कोशिश करते हैं क्वाड्रेंट में जाके सोचने की। तो जरा देखो, z है √3 प्लस आइटा, तो z बार हो गया मॉड z हो गया 2। ठीक है, OP फील हो रहा है हमें। ठीक है ना, अच्छा देखो यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है जिसमें आपको ये वाली चीज इमेजिनरी पार्ट से डिसाइड होगी, ये वाली चीज रियल पार्ट से डिसाइड होगी। तो आपको यहां पर ये tan थीटा क्या दिखा, 1/√3। ठीक है ना, तो tan थीटा दिखा 1/√3, मतलब थीटा क्या दिखा, π/6। ठीक है ना, तो आप इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह रहे हो, और अगर आपको इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए तो π/6 प्लस 2k पाई। ठीक है, अब जब पॉइंट गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो देखो इस बार मैंने थीटा इसको बोल दिया। बेसिकली थीटा में यहां क्या ढूंढ रहा हूं, सोचना, मैं थीटा ढूंढ रहा हूं कि जो अपना ओपी सेगमेंट है, जहां पी क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओपी सेगमेंट रियल एक्सिस से अक्यूट एंगल क्या बना रहा है, ओपी सेगमेंट रियल एक्सिस से अक्यूट एंगल क्या बना रहा है। ठीक है, वो आपको हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट के मॉड से मिल जाएगा, क्योंकि ये स्लोप ही तो हुआ नहीं, स्लोप में अगर मॉड लगा दो तो आपको अक्यूट वाला एंगल ही तो एक्स एक्सिस से मिलता है। ठीक है ना, तो आप देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर अगर tan थीटा की बात थी, tan थीटा की बात थी, तो देखो √3 अपॉन का मॉड, √3 अपॉन -1 का मॉड, जहां √3 क्या है इस पॉइंट का इमेजिनरी पार्ट, -1 क्या है रियल पार्ट। ठीक है ना, अब देखो यहां से जो भी थीटा आया ये वही है थीटा जो यहां फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना, अच्छा रुको, इससे पहले इधर तो भरा ही नहीं, z अगर -1 प्लस √3 आइटा है तो z बार हो गया। ठीक है ना, मॉड z वंस अगेन हो गया 2। ठीक है ना, और tan थीटा √3 अपॉन -1 के मॉड से थीटा क्या आ गया, π/3। तो आप यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या बोलोगे, पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3। ठीक है, जो कि 2π3 आ गया, और आर्ग्यूमेंट z की बात करोगे तो बोल दोगे 2π/3 प्लस 2k पाई। ठीक है, अब देखो इस बार पॉइंट को लेके चले गए चौथे घर में, सॉरी तीसरे घर में, तो z बार हो गया यहां पर क्या, -1 प्लस √3 आइटा, मॉड z वंस अगेन 2, मॉड z वंस अगेन 2, और फिर से यहां पर tan थीटा की बात करोगे तो क्या आया, -√3 अपॉन का मॉड। ठीक है, आपको थीटा कितना मिल रहा है, π/3। तो अब यहाँ अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करो तो अब मेजर करोगे क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज के लिए बेस्ट होगा -π प्लस π/3, कितना आ गया, -2π/3 प्लस 2k पाई। और एक बार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रखा चौथे घर में, z बार आ गया यहाँ √3 प्लस आइटा, मॉड z आ गया 2। ठीक है, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z के लिए फिर से हम यहाँ पर tan थीटा देखने लगे, तो -1 अपॉन √3 का मॉड, है ना, तो कितना आया, π/6। तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलोगे -π/6, और आर्ग्यूमेंट z की बात करोगे तो -π/6 प्लस 2k। ठीक है, अब देखो ये जब बात समझ गए तो अब यहाँ एक समरी है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, है ना, कि अब के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें a प्लस आइटा भी दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आइटा भी दिख रहा है, तो tan थीटा जो है वो क्या हो गया,
मॉड बी बाई ए, टेन थीटा हो गया मॉड बी बाई ए। अब कह रहा है हेयर थीटा इज अक्यूट एंगल मेड बाई ओपी विथ रियल एक्सिस, अक्यूट एंगल मेड बाई ओपी विथ रियल एक्सिस, जहां पी क्या हुआ, पी अपना हो गया जेड, ठीक है ना। तो अब अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही थीटा सब कुछ गाइड करेगा। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड थीटा, अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, जनरलाइज करने के लिए आर्ग्यूमेंट जेड जब देख रहे हैं तो 2k पाई सब में जोड़ दो। तो मेन ये चार बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने पास आया z माइनस 3 माइनस 4 आएटा, तो z बार हो गया मॉड z हो गया कितना 5। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z के लिए तुरंत यहां पर tan थीटा की बात कर लेते हैं, तो tan थीटा आ गया मॉड ऑफ कितना आ गया 4/3। अब ये नोन तो है नहीं, तो थीटा होगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z की बात करो तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट z की बात करेंगे तो 2k पाई माइनस पाई प्लस, अच्छा कहीं लिख नहीं रहा मैं, हर जगह ऑब्वियस है k बिलोंग टू इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। अब जैसे मान लो z है 2 माइनस 3 आइटा, है ना, z बार हो गया 2 प्लस 3 आइटा, मॉड z हो गया रूट के अंदर 4 प्लस 9, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फोर्थ, tan थीटा निकालते हैं कितना हो गया माइनस 3/2 का मॉड, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/2। तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z क्या बोलोगे। अब इसके बाद ये सॉर्टेड आउट है, ठीक है ना आर्ग्यूमेंट। अब देखो यहां से अब शुरुआत ले रहे हैं वेरियस फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो जिसमें पहला फॉर्म आता है कार्टेशियन फॉर्म, पहला फॉर्म आता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो जो हम फॉर्मेट अभी देख रहे हैं इसी को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करते हो, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट आ रहा है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका मॉड्यूलस r है और आर्ग्यूमेंट थीटा है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू, यूजुअली वी टेक प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही r और थीटा पता है तो ज़रा इस फिगर में कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपको a क्या दिखेगा r cos थीटा, b क्या दिखेगा r sin थीटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b था वो आपको दिखने लगा ऐसा। तो ये जो हम z को इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, इसी फॉर्मेट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास है z माइनस 1 प्लस आइटा, तो इसका पोलर फॉर्म आप क्या लिखोगे, z इक्वस टू इसका देखो मॉड्यूलस √2, है ना। और यूजुअली हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, देखो यहाँ पर tan थीटा रफ में निकाल लिया तो कितना आ गया 1/-1, तो थीटा आ गया π/4, और क्वाड्रेंट क्या है सेकंड, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे √2 cos प्लस आइटा साइन 3π/4। इस 3π/4 की जगह आप कोई अदर वैल्यू ले लो 2k पाई वाली, तो भी ये गलत नहीं है, बट यूजुअली हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे -1 माइनस √3 आइटा है, आप इसको पोलर फॉर्म में ले जाना चाह रहे हो, तो z 2 मॉडुलस कितना हो गया 2, है ना। और देखो यहाँ पर पहले tan थीटा निकालो, -√3 - 1 कितना आया
पाई बाई 3, रुकती है ना, पाई बाई 3, ठीक है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड, तो यहाँ क्या बोलेंगे माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि माइनस 2 पाई बाई 3। तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ प्लस आइटा साइन माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। अब जैसे आया z माइनस 4, तो z माइनस 4 आया, तो अब यहाँ पर आप इसको क्या लिख लोगे, मॉड्यूलस तो हो गया 4, और क्या है, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर है और नेगेटिव रियल एक्सिस पर है, तो क्या लेंगे पाई। तो आप यहाँ बोलोगे कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। देखो अब जैसे यहाँ मॉड्यूलस हो गया 3, और देखो इमेजिनरी नंबर है और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो माइनस पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉस ऑफ प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 2। अब z है 2, तो z है 2, तो देखो z को क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस तो हो गया 2, और इसके मतलब आर्ग्यूमेंट क्या हो गया 0, तो हम बोलेंगे कॉस 0 प्लस आइटा साइन 0, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, और यहाँ के बाद मतलब पॉइंट ऑफ व्यू एकदम खुल जाता है। ये सबसे कन्वीनियंट फॉर्म है जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब आसानी से समझ पाते हो, इसकी प्रोसीडिंग्स आसानी से डील कर पाते हो, इसकी ज्योमेट्री को आराम से सोच पाते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे काम की चीज़ है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई की पावर आइटा थीटा। ऐसे तो इस पे डिस्कशन किया जा सकता है, बट इसके पचड़े में हम अननेसेसरी नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो आप तो इसको ऐसे एक्सेप्ट करिए कि हम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आइटा थीटा, जहाँ ये ई और कुछ नहीं, वही अपना नेपियर्स कांस्टेंट है जो लॉग के बेस में यूज होता था, ठीक है ना। अच्छा, कई बार आपको ये कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ये नोटेशन के साथ भी दिखेगा सी आई एस थीटा, ठीक है ना। सी इज फॉर कॉस एंड एस इज फॉर साइन, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी लिखा हो, अब के बाद अपने माइंड में रहेगा ई की पावर आइटा थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम ये समझते हैं कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आइटा थीटा, है ना, तो इसका मतलब इंडिसेस की सारी प्रॉपर्टी कामयाब हो जाएगी। जो भी हमने इंडिसेस की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वो सब यहाँ कामयाब हो जाएगी। और क्या, अगर मैं कह रहा हूँ z है a प्लस आइटा b, जिसका मॉड है r और आर्ग्यूमेंट है थीटा, एनी वन ऑफ देम, है ना, तो आप अभी जस्ट पढ़े पोलर फॉर्म में कि z को आप लिख सकते हो r कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसका मतलब आप उसी z को लिख सकते हो r e की पावर आइटा थीटा। अब यहाँ से एकदम केयरफुल रहिएगा, मतलब यहाँ से एक तरीके से आप कह सकते हो कि नई चीज़ें अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। अब देखो, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फील आते ही कितनी सारी चीज़ें ऐसे सिंपल होती दिखेंगी आपको। जैसे मान लो मैं कहूँ कि z1 है r1 e की पावर आइटा थीटा 1 और z2 है r2 e की पावर आइटा थीटा 2। एक सबसे ज़रूरी बात, आप कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म तभी कह पाओगे जब यहाँ वाली चीज़ पॉजिटिव हो। मतलब r तो क्या है, मॉड्यूलस है ना, तो यहाँ वाली चीज़ पॉजिटिव हो तभी आप इसको आइटा मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह पाओगे, ठीक है ना। अभी समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैंने कहा z1 है r1 e की पावर आइटा थीटा 1, z2 है r2 e की पावर आइटा थीटा 2। तो आप अगर z1 इंटू z2 करोगे तो देखो तो कितना सिंपल हो गया कि हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया r1 r2 और इंटू e की पावर आइटा। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू ने दो बातों की क्लैरिटी दी। क्या दो बातों की क्लैरिटी दी कि देयरफॉर मॉड ऑफ z1 z2 इज एक्चुअली r1 r2। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं और यहां जो चीज इस्तेमाल हो रही है अगर वो पॉजिटिव है तो हम मजे से इस गोले को बोल देंगे उसका मॉड्यूलस, और आइटा के साथ जो चीज है इसको बोल देंगे उसका
आर्ग्यूमेंट की वन ऑफ द वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की वन ऑफ द वैल्यू। तो आप सोचो, आपको तुरंत दिखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आएगा R1 इंटू R2। और जरा देखो तो व्हाट इज R1, तो बेसिकली R1 इज मॉड Z1 एंड व्हाट इज R2। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड्यूलस को इंपोज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड्यूलस को इंपोज कर सकते हैं। एक और बात, आप इसको इसके आर्ग्यूमेंट की वन ऑफ द वैल्यू कह रहे हो, तो आप यहां से सोचो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को क्या कह रहे हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस, मतलब बेसिकली आप θ1 प्लस θ2 को यूज कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और प्लस 2k पाई। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मैं बोलूं z है r e की पावर आयटा थीटा और z के पावर n की बात हो रही है, तो जरा देखो तो z के पावर n का मतलब क्या होगा, r e की पावर आयटा थीटा। अभी स्टार्ट नहीं लिया, जस्ट मैं इसकी यूटिलिटी दिखा रहा हूं कि कितना सोचना सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहां पे r e की पावर आयटा थीटा के पावर n की बात करो तो फिर से इंडिसेस की प्रॉपर्टी लग गई और ये बन गया। अब अगर गौर करो तो यहां पर तो ये पॉजिटिव चीज है, तो ये गोला हमें इसके मॉड्यूलस का काम करके देगा और ये इसके वन ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का काम करके देगा। तो यहां से आपको क्या फील हुआ, इसका मतलब आप अगर z के पावर n का मॉड्यूलस लोगे, है ना, तो ये हमें यहां से क्या दिख रहा है, r की पावर n, और अगर देखा जाए तो r एक्चुअली क्या था, r था मॉड z, तो ये हो गया मॉड z की पावर n। इसका मतलब हम z पे कुछ पावर का मॉड ले रहे हैं तो उस पावर को मॉड के बाहर निकाला जा सकता है, या पावर बाहर दिख रहा है तो उसको अंदर डाला जा सकता है। ठीक है ना, और लगे हाथ यहां पर यह भी दिखा कि अगर आप आर्ग्यूमेंट z की पावर n की बात कर रहे हो, अगर आप आर्ग्यूमेंट z के पावर n की बात कर रहे हो तो ये हमें दिख रहा है n थीटा, यानी कि n इंटू और प्लस 2k पाई। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आते ही देखो कितना सिंपल हो जाएगा सोचना इस तरह की चीज़ों को। अब जैसे मान लो ये अपने पास z है 3 माइनस 4 आयटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस आयटा की पावर 5 और आपसे मॉड z निकालने कह रहा है। अगर अपने पास ये चीज़ नहीं होती तो हम तो पूरा पावर खोल रहे होते, है ना, लेकिन अगर अपने पास इस चीज़ की समझ है तो मैं मॉड z की जब बात करूँगा तो ये मॉड जो है दोनों में सेपरेटली इंपोज हो जाएगा और पावर मॉड के बाहर आ जाएगा। मतलब आप इसको अगले स्टेप में क्या लिख पाओगे, इनटू और काम हो गया। अब 3 माइनस 4 आयटा की पावर 4 मतलब 5 की पावर 4 और यहाँ से √5 की पावर। ठीक है, तो अब इसी की समरी बनाते हैं बारी बारी से। ठीक है ना, तो पहला है कि z अगर r e की पावर आयटा थीटा है तो z की पावर n हमें ऐसा फील हुआ जिससे हमें ये दो बातें फील हुई। क्या दो बातें फील हुई कि क्या मॉड ऑफ z की पावर n की बात कर रहे हैं तो वो हो गया r की पावर n। ठीक है ना, इसका मतलब हम मॉड में पावर को अंदर या बाहर कर सकते हैं। देखो तो यहां से हमें क्या दिखा, ये वाली बात अभी समझे भी वहां पर हम कि मॉड z की पावर n बोले या मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n बोले, बात एक ही है। और दूसरी चीज ये वाली बात अभी जस्ट हम देखे भी थे। ठीक है ना, अब इसका फायदा उठाते हैं। अभी हमने वहां उठा के भी देखा, इनफैक्ट मॉड वाले में तो उठा के देखा, इसमें अलग से यहाँ करके देखते हैं। अब जैसे हमें कहा मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयटा की पावर 7, तो हमने अगले स्टेप में इसको क्या लिख लिया, है ना, और ये हो गया 5 के पास। अब हमें कहा ऐसा तो हम इसको लिख लेंगे 10 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ और प्लस 2k पाई। ठीक है ना, अच्छा
आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है मतलब आप ज्यादातर क्या, कायदे से तो मैनी वैल्यूड चीज है ना, लेकिन आप यूजुअली क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना, शुरू से हैबिट रखते हैं। तो यहां पर अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, और tan थीटा क्या आ रहा है, √3, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही है, -2π/3, -2π/3। तो ये आ गया अपने पास 10 × और +2k π, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज क्या, -20, अच्छा हम आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में है तो आंसर यहीं छोड़ सकते, कौन रोक रहा है, ठीक है ना। एनी वन ऑफ द वैल्यू +2k π इज द आंसर, है ना। लेकिन आपको कई बार प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हैबिट रखते हैं, तो इसको उसी फॉर्मेट में फाइनल आंसर छोड़ेंगे। तो अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है -20π/3, ठीक है ना। तो -20π/3 को हम यहां से लिख लेते हैं -6π -2π/3। तो बेसिकली ये हो गया अपने पास क्या, -6π माइनस और +2k π। इसका मतलब अच्छा ये 6π भी फिर जाके 2k π में कंट्रीब्यूट कर जाएगा, तो फाइनली अपने पास ये क्या हो गया, +2k1π, है ना। तो अगर हमसे इसकी खाली प्रिंसिपल वैल्यू पूछा होता तो हम आंसर क्या कर देते कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू -2π/3 ही है, ठीक है। अब देखो अभी यहां वो किया ही था, अच्छा सॉरी, अब यहां पे मान लो मैं बोलूं Z1 है R1e⁻θ1 और Z2 है R2e⁻θ2, और आपको कहीं मैनिपुलेट हुआ कि Z1 = Z2, तो क्या फीलिंग आएगी, R1 और R2 सेम होना चाहिए। दूसरा है कि नहीं, अच्छा दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, इसका मतलब दोनों इज रिप्रेजेंटिंग अ सेम पॉइंट, बोथ इज रिप्रेजेंटिंग सेम पॉइंट, ठीक है ना। तो आप सोचो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है, अगर पॉइंट सेम है तो क्या θ1 θ2 सेम होगा, नो, या तो सेम होगा या उनके बीच डिफरेंस 2π का हो, मतलब 2π के मल्टीपल का हो। हमें क्या पता वहां पे वैल्यू क्या यूज हुए, अरे बात समझे। हाँ, अगर प्रिंसिपल वैल्यू लिखी है तो फिर क्या होगा, सेम, मतलब अगर यहाँ θ1 θ2 प्रिंसिपल वैल्यू है, फिर तो प्रिंसिपल वैल्यू तो यूनिक चीज है, तो वो फिर सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जैसे ही हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो मीन्स उनका मॉड्यूलस सेम है और उनके आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है वो 2nπ के बराबर, ठीक है। फिर ये वही पुरानी बात, इनफैक्ट इसको घेरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या फील हुआ कि यहां जो है उसका मॉड है, यहां जो है उसका वन ऑफ द आर्गुमेंट की वैल्यू है। तो यहां से हमें क्या मिला कि मॉड में हम सेपरेटली, प्रोडक्ट में हम सेपरेटली मॉड को इंपोज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट का अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो उनके आर्ग्यूमेंट्स का सम +2k π, ठीक है। फिर आप डिवीजन की बात करो, अरे यार ये एक तो ड्राइंग इतनी खराब हो गई ना टैबलेट की वजह से। देखो अब डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन की बात करें तो यहां क्या आया, इसका मॉड्यूलस, यहां क्या आया, इसका आर्ग्यूमेंट। तो हमने यहां से क्या कहा कि डिवीजन में सेपरेटली मॉड्यूलस को इंपोज करा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर हमें Z1/Z2 का आर्ग्यूमेंट चाहिए तो उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस +2k π, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से देखो तीन बातों की समरी आई, एक तो ये वाली कि पावर को हम अंदर बाहर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में ऐसा, दूसरी प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड्यूलस को इंपोज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में ऐसा, तीसरी डिवीजन में सेपरेटली मॉड्यूलस को इंपोज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में ऐसा। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं, देखा जाए तो ये लॉग जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, कि प्रोडक्ट है तो सम हो जा रहा है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है, पावर है तो आगे चला।
याद रखने के लिए हम इसको कह सकते हैं लॉग जैसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो अब देखो, जैसे मान लो कहीं हमें ऐसी चीज दिखी, तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग रखते तो क्या हुआ, सारा मॉड ऐसे चला गया और पावर सारा बाहर आ गया, ठीक है। अगर कभी हमें ये चीज दिख रही है ना, तो क्या किया, जितना प्रोडक्ट है सब प्लस में, जितना डिवीजन है सब माइनस में, और पावर फिर कहाँ आ गया, आगे, और +2 के पाई, ठीक है। अब ये अच्छी वाली समरी अपनी तैयार है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मान लो कहा लेट z इक्वल्स टू ये वाली चीज, तो अपने से कह रहा है फाइंड मॉड z एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z। तो फाइंड मॉड z एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z, तो मॉड z क्या हो गया, मॉड ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 की पावर 10 और इंटू 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 16, है ना। आर्ग्यूमेंट z की बात करें तो क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा की पावर 20 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, प्लस 2 के पाई, ये 20 आ गया, और 1 माइनस आइटा क्वाड्रेंट क्या हुआ, 4th, तो हम यहाँ बोलेंगे -π/4 प्लस ये हो गया अपने पास 6 और √3 प्लस आइटा π/6, तो ये π/6 प्लस 2 के पाई, ठीक है ना। क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो -5π प्लस पाई प्लस 2 के पाई, है ना। तो नहीं, कैसे, 2 के पाई में ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, -5 और +1 तो -4 हो गया ना। हाँ ठीक है, मतलब हमें तो यहाँ प्रिंसिपल चाहिए ना। अच्छा 2 केवल, ठीक है, ठीक। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z हम यहाँ से क्या बोल देंगे, 0, ठीक है। और अगर ऑड पाई आता तो क्या बोलते, पाई, ठीक है। अब जस्ट देखो, ये कह रहा है लेट z देन फाइंड मॉड z, खत्म है, सीधा सीधा लिखते जाते हैं, ठीक है। 3 + 4 आइटा का स्क्वायर मतलब इंटू 2 की पावर 4, है ना, √13 की पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास कितना हो गया, ये 5 की पावर 3 है, तो 1/5, है ना, और 2 स्क्वायर और क्या, तो √2 की पावर 5 का मतलब हो गया 4√2 और एक 4, तो 16√2 ऊपर, है ना, और नीचे 5 और इंटू 13 यानी कि 65, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहां से कुछ और बेसिक बातें देखो ध्यान से। देखो एक चीज सोचो, जैसे ही आपको e की पावर आइटा थीटा दिखा, तो e की पावर आइटा थीटा की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुई कि भाई मान लो वो कोई पॉइंट P है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 और OP सेगमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। OP सेगमेंट पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। तो ये सोच के देखो, ये वैल्यू तो ऑलवेज ही 1 रह जाएगी, ये वैल्यू ऑलवेज ही 1 रह जाएगी। इसका मतलब आपको फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा P का पाथ ऐसा सर्कल पर दिखेगा। कैसा सर्कल, जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन पर, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो सर्कल है इसने पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस को 1 0 पे काटा, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस को -1 0 पे काटा, है ना।
पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस को 0 1 पे काटा और नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस को 0 -1 पे काटा। तो आप फील करो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, मतलब यहाँ पर जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, π/2 है। यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई है ना, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर। और यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, -π/2, ठीक है ना। तो आपको अब के बाद ये तालमेल बढ़िया वाला बिठाना है कि बेसिकली e⁻i⁻² देखते ही ये पॉइंट चमकेगा, e⁻i⁻ देखते ही ये पॉइंट चमकेगा और e⁻−i⁻² देखते ही ये पॉइंट चमकेगा, ठीक है ना। फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है तो ध्यान में रखना है। इसका मतलब e⁻i⁻² इज एक्चुअली आयटा, e⁻i⁻ इज एक्चुअली -1 और e⁻−i⁻² इज -i, ठीक है। अब देखो अगर z है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, जिसको कि हमने e⁻i⁻θ बोला, तो z बार क्या होगा, cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। और आप इजीली देख सकते हो, जैसे मान लो मैं ये वाले फिगर की बात करूं, आप इजीली देख सकते हो कि ये गया ये है अपना e⁻i⁻θ, तो ये होगा अपना e⁻−i⁻θ। तो z बार को हम बोलेंगे e⁻−i⁻θ, ठीक है ना। और उसका फिगर में इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है। इसका मतलब z अगर r को r e⁻i⁻θ है तो उसका बार क्या होगा, r e⁻−i⁻θ, क्योंकि r तो r ही रह जाएगा। कॉन्जुगेट के केस में भी r क्या रह जाएगा, r ही रह जाएगा, ठीक है ना। एक और ऑब्जर्वेशन हमें रखना है, 1/z की फीलिंग क्या होगी, 1/cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, यानी कि 1/e⁻i⁻θ। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, e⁻−i⁻θ, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में 1/z और z बार सेम ही चीज है, वो वहां से भी आ जाएगा, z बार 1 होता है। हाँ यहां बोला ना, इसके लिए z जब e⁻i⁻θ है तो उस केस में z बार और 1/z दोनों सेम बात है, ठीक है ना। जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बात कर रहा भाई, इसके लिए बोल रहा हूं बाबा। हम कौन सी चीज को डील कर रहे हैं कि z जब e⁻i⁻θ है ना, तो z जब e⁻i⁻θ है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहां z बार की फीलिंग क्या, वहां 1/z की फीलिंग क्या। तो इस केस में जो z बार की फीलिंग है वही 1/z की फीलिंग, ठीक है। अभी रुको ना, सब आ रहा है। अब z अगर r e⁻i⁻θ है ना, तो इसका मतलब यहां z की फीलिंग क्या आएगी, z फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा विल लाई ऑन अ सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस है r। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब z बार को हम क्या बोलेंगे, r e⁻−i⁻θ। तो ये देखो यहां पर एक साथ आपको ये दोनों पॉइंट्स डिनोटेड है, ठीक है ना, ध्यान दो। और 1/z की बात करोगे तो वो हो गया अपने पास 1/r e⁻−i⁻θ। अब जरा ये मजेदार बात देखो, इस फिगर को ऑब्जर्व करो। तो P है अपने पास r e⁻i⁻θ, Q है अपने पास r e⁻−i⁻θ। और अब अगर हम यहां 1/z को डिनोट करना चाह रहे हैं तो गौर करो, चूंकि 1/z का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या दिख रहा है, -θ। अगर z का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा है तो, ठीक है ना। तो यहां से आप देखो तो ये अपने पास इसी पर तो कहीं होगा z, हरी बात समझ में, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहां 1/z को ट्रेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें पकड़ना होगा कि r की वैल्यू क्या। तो अगर r की वैल्यू मान लो है 4, तो 1/r हो गया 1/4। तो अब देखो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसका मॉड्यूलस तो है 1/r और आर्ग्यूमेंट है -θ। नहीं तो आप सोचो, अगर मैं r कह रहा हूं 4 तो 1/r हो गया 1/4, तो आपको यहां कहीं घुसता हुआ दिखेगा ये,
यस और नो? ठीक है। और यही अगर मैं बोल दूं R 1/3 तो 1/R हो गया 3, तो वो आगे कहीं घुसता हुआ दिखेगा। ठीक है ना? तो आपको ये मतलब मैं यहाँ डिनोट नहीं कर रहा 1/z, वो तो डिपेंड करेगा R पर, बट यहाँ आपको इसकी क्लैरिटी रखनी है कि Z बार और 1/z को कभी भी एक साथ फील करना है तो ये वाली फीलिंग रहेगी। Z बार और 1/z, ये तीनों बातों को अगर ज्योमेट्रिकली माइंड में फील करना चाह रहे हो तो ये वाली बात ध्यान में रखनी है। इसमें बस R की केस होगा। तो R 1 से छोटा तो ओरिजिन से Z पास और 1/z दूर, और R 1 से बड़ा तो ओरिजिन से Z दूर 1/z पास। ठीक है, चलो अब कुछ और सिंपल ऑब्जर्वेशंस। e की पावर आयटा थीटा है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आयटा है cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ गया 2 cos थीटा, दोनों को घटाओगे तो 2 आयटा साइन थीटा। तो अपने पास cos थीटा और साइन थीटा को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, e की पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 और साइन थीटा e की पावर आयटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन 2। अब एक और यूजफुल चीज़, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ अच्छे क्वेश्चंस में, 1 प्लस e की पावर आयटा थीटा को ज़रा हम प्रोसीड करके देखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस e की पावर आयटा थीटा को जब हम प्रोसीड करेंगे तो इट इज़ 1 प्लस कॉस। ठीक है ना? तो यहाँ से ये 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख लेते हैं और आयटा साइन थीटा को हम लिख लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और अगर देखा जाए तो यहाँ कॉमन होके 2 कॉस थीटा बाई 2 e की पावर आयटा थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ 1 प्लस e की पावर आयटा थीटा, तो क्या ये मॉड का काम कर रहा है? नो। हमें कैसे पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ मॉड लगा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे ये तो जस्ट मल्टीपल का रोल प्ले कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा और e की पावर आयटा थीटा बाई 2 का मॉड क्या हो जाएगा 1। e की पावर आयटा पे कुछ भी लिखा है रियल, उसका मॉड क्या होना है 1 होना, ये तो तय है ना। तो आपको यहाँ से क्या फील होगा कि मॉड ऑफ 1 प्लस e की पावर आयटा थीटा इज एक्चुअली 2 मॉड कॉस थीटा बाई 2। हाँ, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हो तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो क्यों? तो थीटा आप माइनस पाई से पाई ले रहे हो, तो थीटा बाई 2 तो क्या आ गया माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अब देखो यहीं से हम 1 माइनस e की पावर आयटा थीटा की बात करते हैं, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस आयटा साइन थीटा। इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इनमें से कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा बाई 2 e की पावर माइनस, रुको ना अभी एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 और माइनस आयटा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए हमेशा हमें आयटा के साथ साइन चाहिए होता है ना, और दूसरे के साथ कॉस चाहिए होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, है ना, और माइनस आयटा साइन पाई बाई 2 माइनस, और अब हम मज़े से इसको e की पावर में लिख पाएंगे। इट इज़ एक्चुअली 2 साइन थीटा बाई 2 और e की पावर आयटा, और देखो बीच में माइनस है तो कॉस साइन तो हमने सेट कर लिया, लेकिन बीच में माइनस है तो एक माइनस भी लाना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे e की पावर आयटा और माइनस अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार आप e की पावर आयटा समथिंग फॉर्मेट में ले आए तो उसका मॉड्यूलस तो 1 ही होना है,
तो इसका मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाइड है उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे देगा, 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा का मॉड। मतलब यहाँ से हम क्या देखें एक और बार कि 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा का मॉड इज 2 मॉड साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर यहीं पे हम दोनों को डिवाइड कर ले तो 1 माइनस ए की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 प्लस ए की पावर आइटा थीटा, है ना। तो ज़रा देखो तो क्या होगा, 2 कैंसिल, tan थीटा बाई 2 और वहाँ से ए की पावर आइटा थीटा 2 भी कैंसिल, आइटा थीटा बाई 2 भी कैंसिल। तो क्या बचेगा, ई की पावर माइनस आइटा पाई बाई, है ना। अब ई की पावर माइनस आइटा पाई बाई 2 देख के फील क्या होता है, माइनस आइटा। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू आइटा, ठीक है, समझे, माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू आइटा, ठीक है ना। अगर हम 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा की बात करें, है ना, तो ये कॉट थीटा बाई 2 काहे को उल्टा करना, सीधा आइटा होगा, है ना, रेसिप्रोकल करो, है ना। तो कॉट थीटा बाई 2 इंटू आइटा, ठीक है ना। अब देखो ये दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम, कई बार सीधा सीधा यूज होता है। अच्छा, इसका मतलब एक मजेदार बात क्या देखिए कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर दीज आर प्योरली इमेजिनरी, दीज आर प्योरली इमेजिनरी। मतलब आपको यहाँ पर मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस ए की पावर आइटा थीटा अपॉन दिस इज ऑल्सो 0, है कि नहीं, और रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस ए की पावर आइटा थीटा 1 माइनस ए की पावर, तो 0 होगा ही, ऑब्वियस ही बात है वो, ठीक है ना। अब इसी की समरी यहाँ पर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक बार मैं पॉज लेता हूँ इसको, चलो अब देखो, अब यहाँ से देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की बात करें, है ना, सब ऑब्वियस ही बात है, एक बार मैं बोलता जाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो z अगर a प्लस आइटा भी है तो z बार a माइनस आइटा भी, ध्यान दो z और z बार को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a, z और z बार को घटाओगे तो क्या आएगा 2 आइटा भी। तो यहाँ से हमने कहा z प्लस z बार इज ट्वाइस रियल पार्ट z, z माइनस z बार इज ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट z इंटू आइटा। कभी भी z बार के बराबर है तो दिस विल इम्प्लाई z इज प्योरली रियल, कभी भी z माइनस z बार के बराबर है तो दिस विल इम्प्लाई z इज प्योरली इमेजिनरी। बार का बार लोगे तो z हो जाएगा। कॉन्जुगेट में पावर को अंदर बाहर रखो, फर्क नहीं पड़ना है। कहाँ से आया देखो, z की पावर n, z की पावर n बोलो, z की पावर n बार बोलो, बात तो एक ही हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्जुगेट में, सॉरी, z की पावर n में अगर कॉन्जुगेट डालते हो तो वो कॉन्जुगेट को आप चाहो तो सीधा z पर जाके टिका सकते हो। ऐसे ही सम में सेपरेटली कॉन्जुगेट को इम्पोज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली कॉन्जुगेट को इम्पोज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में सेपरेटली कॉन्जुगेट को इम्पोज कर सकते हैं, डिवीज़न में सेपरेटली कॉन्जुगेट को इम्पोज कर सकते हैं। एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अगर मान लो आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b का कोई फंक्शन लिया, है ना, और वो सिंप्लीफाई होके आ गया g p प्लस आइटा q, मतलब आपने f का कोई फंक्शन लिया जो सिंप्लीफाई होके g के टर्म में आ गया, है ना। या चलो पहले बेसिक बात, मान लो मैं कह रहा हूँ एफ ए प्लस आइटा बी आपको सिंप्लीफाई होके आया p प्लस आइटा q, तो आप यहाँ से दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड अपॉन कह सकते हो f a माइनस आइटा b विल बी
पी माइनस आइटा बी। मतलब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो वो ऑब्वियस है, ठीक है। और दूसरा, और मोर जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू में जाओ तो मान लो आपको ए प्लस आइटा बी का फंक्शन आप कर रहे हो और वो आ गया जी पी प्लस आइटा क्यू, है ना। तो आप इसका अगला स्टेप चाहो तो लिख सकते हो ए माइनस आइटा बी इक्वल्स टू जी पी माइनस आइटा क्यू, ठीक है ना। एंड दिस इम्प्लाइड, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करो, कुछ भी नया नहीं। पावर वाला, प्रोडक्ट वाला, डिवीजन वाला। हाँ, यहाँ पे चौथी बात देखो, कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट z n पाई आया मतलब रियल एक्सिस पर, मतलब दिस विल इम्प्लाई z इज, और प्योरली रियल का अगला स्टेप हमेशा रहेगा z इक्वल टू z बार, ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट z आया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब z इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो आप उसका अगला स्टेप बोलोगे z इज प्योरली इमेजिनरी, और फिर उसका अगला स्टेप आप ले सकते हो z इक्वल्स टू माइनस z बार, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की बात करें तो z अगर a प्लस आइटा भी है तो मॉड z हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ज़रा इधर साइड में ये जो ब्लैक से कर रखा है इसको देखो, आपने जब z इंटू जेड बार लिया तो इट इज़ एक्चुअली a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, और प्रोडक्ट होके क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख रहे हो, मॉड z का स्क्वायर। अब ये सबसे काम की चीज़ है ना। अब जैसे याद करो, मैं वेक्टर पढ़ाते वक्त बोलता था कि वेक्टर के मॉड्यूलस का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेगा अपने स्क्वायर से और उसका अगला स्टेप आप v डॉट वी लिखोगे, है ना। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेता है उसके स्क्वायर से और आप उसका अगला स्टेप लिखते हो। जैसे मॉड z है तो मॉड z का स्क्वायर करोगे और फिर उसको क्या लिखोगे z इंटू जेड बार, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर करोगे उसको लिखोगे z इंटू जेड बार, ठीक है। एक और बात, आप मॉड z बोलो या मॉड माइनस z बोलो या मॉड z बार बोलो, सबकी वैल्यू कितनी आई, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक और बात, आप सोचो प्लस माइनस ए प्लस माइनस आइटा बी, या फिर इनफैक्ट यहाँ पे एक और लाइन लिख ही देता हूँ कि प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए आइटा। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, 8। ये आठों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस सेम होगा, कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये वही पुरानी बात, पावर में अंदर बाहर मॉड्यूलस के अंदर बाहर पावर को कर सकते हो, ये वही पुरानी बात, ये वही पुरानी बात, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बेसिक आइडिया हमें प्रॉपर्टीज़ का है, ठीक है ना। इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे अगर मैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर करूँगा तो वो स्टार्ट लेगा किससे, z बार से, प्रोसीड करा हम यहाँ तक पहुँचे। मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर लेगा स्टार्ट लेगा किससे, z बार से, प्रोसीड करा यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। यहाँ से एक और काम की बात निकल के आ रही है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है ना, अरे वाह, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिखते हैं 2 टाइम्स मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब z बार हुआ, प्रोसीड करेंगे, देखो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो एक और बात, अब जैसे मान लो कहीं मॉड z1 लिखा है तो आपको इसके पैरेलल क्या पता है, आपको इसके पैरेलल एक बात पता है कि मॉड z स्क्वायर होगा 1, और इसी के पैरेलल एक बात पता है z बार इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। मान लो कहीं आपको मॉड z3 पता है, ठीक है ना, तो आप यहीं पे ऐसा लिखोगे और यहाँ से अगला स्टेप
इक्वस टू 9, जेड जेड बार इक्वस टू 9, ठीक है ना। तो अब फिर से एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, z अगर ऐसा है देन फाइंड मॉड z एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब ये बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या होगा, मॉड z की बात करो, फास्ट करते हैं, 2/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बोल देंगे, 1/2 रूट 2, सॉरी 1/√2, 1/√2, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट z की बात करेंगे, शॉर्ट में करूँ तो आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आइटा, तो आर्ग्यूमेंट √3 प्लस आइटा कितना हो गया, π/6 प्लस आर्ग्यूमेंट 1 माइनस आइटा माइनस π/4 माइनस 2 आगे कर लो, और आर्ग्यूमेंट 1 प्लस √3 आइटा और प्लस 2k पाई। तो ये सॉल्व होके कितना आया, तो ये -15 डिग्री और यहाँ से -120 डिग्री, यानी कि -135 डिग्री है ना। तो -3π/4 चांस की बात है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई, नहीं तो हम के एडजस्टमेंट से, अरे मत कर, के एडजस्टमेंट से काम कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z आप क्या बोलोगे, कितना, -3π/4, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये है, आपको यहाँ अगर मॉड z चाहिए तो देखो नहीं काहे का सीधा 1 हो गया, वो 8 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 8 कॉम्प्लेक्स नंबर देखो तो ये दोनों का मॉड्यूलस सेम, ये दोनों का मॉड्यूलस सेम, ये दोनों का मॉड्यूलस सेम, है ना। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, सीधा मॉड z क्या हो गया, 1, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z की बात करें तो अब थोड़ा फंसेंगे, क्योंकि अभी तक मैं जानबूझ के ऐसा डेटा ले रहा था जिसमें आपको एंगल्स नोन थे, यहाँ एंगल्स नोन नहीं है, ना 1+2 आइटा में, ना 2- आइटा में, ना 1+3 आइटा में, ना 3- आइटा में। तो चीज़ें किस में जाएंगी, इन्वर्स में, इन्वर्स में जाएंगे, है ना। तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इन्वर्स की अंडरस्टैंडिंग तो अपने पास है ही, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज मैं करता हूँ, ज़रा देखना। मैंने क्या करा, 1+ आइटा 1+2 आइटा अपॉन, मैं देखो यहाँ एक आइटा डालता हूँ, आइटा माइनस आइटा स्क्वायर, 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर, है ना, और 3 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। अब कितनी बार आइटा डाल, 3 बार। देखो ये इससे कट गया, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर तो क्या है, -1 है ना, ये सब कट आ गया, और कटा के इट इज़ एज सिंपल एज। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो फॉर्मेट दिख रहा है वो सिंप्लीफाई ही हो गया, ठीक है ना। अब माइनस आइटा ही आ गया, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z क्या बोल देंगे, -π/2, ठीक है। अब चलो, अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर मॉड की प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना। अब जैसे कह रहा है इफ मॉड z1 1 देन फाइंड दिस। अब जैसे ही आपको मॉड z1 1 दिखता है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 दिखता है, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक तो हम यहाँ z बार को बोल सकते हैं 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो, मतलब z को हम z बार के टर्म में लिख सकते हैं, या z बार को z के टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, हम z को e⁻θ मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि मॉड क्या है, 1 है। तो ये दोनों बातों का स्कोप माइंड में रखना है। आसान है तो z बार से निपट जाएगा, ट्रिकी है तो आपको e⁻θ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तुरंत यहाँ पर z1 बार लिख लिया 1, और इसको बोल देते हैं e। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ ज़रा देखना, ये जो e है इसमें 2 रास्ते हैं, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। नीचे वाले 1 को मैंने z1 बार लिख दिया, कर सकते हैं, है ना। इसका फ़ायदा क्या हुआ, नीचे से कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है ना।
तो ये आ रहा है अपने पास क्या, Z2 माइनस Z1, है ना, और अपॉन क्या, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार का मॉड, ठीक है ना, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार का मॉड। अब देखो यहां से ये बेसिकली इट इज 1 अपॉन n1, ठीक है। अब मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो अल्टरनेट ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं E लेके चलूं और एक Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो एक Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो Z2 माइनस Z1 इंटू Z1, और यहाँ पर ये आ गया Z1 और माइनस Z1 बार को क्या लिख पाओगे, मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू Z2। अब मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 तो क्या आ गया 1, तो ये तो कट जाएगा आपस में, है ना, और फिर ये क्या बन गया मॉड Z1 एंड आंसर इज 1, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है n कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 से लेकर Zn तक, सबका मॉड 1 है, तो हमें ये वाली बात प्रूव करनी है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि ऑब्वियस है, कितने लोग हाथ उठा रहे हो, ठीक है। जो नहीं उठा रहे हो देखो, आप Z1 बार को क्या बोल सकते हो 1, Z2 बार को क्या बोल सकते हो 1, ऐसे ही Zn बार को Zn बार को 1। तो आप सोचो 1/Z1 को आप Z1 बार लिख सकते हो, ऐसे ही 1/Z2 को Z2 बार लिख सकते हो, ऐसे ही 1/Zn को Zn बार लिख सकते हो। अब जरा इसका RHS लेके चलो, तो RHS में जहां 1/Z1 है वहां 1/Z2 है, वहां Z2 बार, ऐसे ही, है ना। अच्छा, अगर हम प्लस में कॉन्जुगेट को सेपरेटली इंपोज कर सकते हैं तो क्लब भी कर सकते हैं। तो यहां से ये क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अप टू Zn और पूरे पे बार, ठीक है ना। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम होता है। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, एकदम अभी बेसिक बातों पर है, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है इफ मॉड Z1 इक्वल्स टू 1, मॉड Z2 इक्वल्स टू 2, मॉड Z3 इक्वल्स टू 3, और ऐसा रिलेशन सेटिस्फाइड है, फाइंड लैम्डा, खत्म। क्या होगा, सेम क्वेश्चन हो गया। आप देखो तो यहाँ Z1 बार इज 1, Z2 बार इज 4 और Z3 बार इज 9, ठीक है ना। अरे कहाँ दिख रहा है, देखो। तो अब देखो यहाँ से हम 1 अपॉन Z1 प्लस 4 अपॉन Z2 प्लस 9 अपॉन Z3 के मॉड की बात करें तो जो 1 अपॉन Z1 है वो बन गया Z1 बार, जो 4 अपॉन Z2 है वो बन गया, और जो 9 अपॉन Z3 है वो बन गया, और यहाँ से हम इसको क्या कह पाए, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो चीज़ वही है, हर बार फॉर्म चेंज कर करके क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कह रहा है मॉड ZR इज √R प्लस 1 फॉर R 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप देखो तो मॉड Z1 इज √2, तो Z1 बार 2, ठीक है। मॉड Z2 इज √3, तो Z2 बार इज 3, मॉड Z3 इज √4, ठीक है ना। तो ये Z3 बार इज 4, और मॉड Z4 इज √5, तो Z4 बार इज 5, ठीक है। मत कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये राइट साइड वाली चीज़ सोचता हूँ एक बार, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप देखो तो मॉड ऑफ सिग्मा Z1 Z2 Z3 लिखा हुआ है, टेकन थ्राइस का सम,
है ना, 4 चीज़ें, टेकन थ्राइस का सम कितनी बार होगा, 4 बार। अब आप सोचो तो अगर इसमें से आप Z1, Z2, Z3, Z4 निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, 1/Z1 प्लस 1/Z4, यही तो होगा, है ना। और अब यहां पर सेपरेटली मॉड को इंपोज कर देते हैं, तो मॉड को इंपोज करेंगे तो ये देखो मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3, है ना। और जो 1/Z1 है, ठीक है ना, मॉड के अंदर इसको जब कर रहे हैं तो जो 1/Z1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 बार बाई 2। दिख गया क्या सबको, 1/Z2 को लिख पाएंगे Z2 बार बाई 3, Z3 बार बाई 4 और Z4 बार बाई 5, ठीक है। अब देखो हाँ, अब देखो यहां से हम इसको क्या लिख पाए, मॉड Z1 मॉड Z2, तो रूट के अंदर 2 3 4 5, ठीक है। और देखो तो ये एलसीएम लोगे, अच्छा मॉड तो एब्जॉर्ब, बार तो एब्जॉर्ब हो जाएगा मॉड के अंदर, तो एलसीएम में ये क्या आया जरा देखना, तो ये अपने पास 60 आया, ठीक है ना। तो 60 आया तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 30Z1 प्लस 20Z2 प्लस 15Z3 12Z4 का मॉड और इनटू 1/60, ठीक है ना। अब देखो काम खत्म। तो जैसे ही इस बात को ले जाके वहाँ रखोगे तो बोथ साइड से वो मॉड तो कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा 1 और राइट साइड k, है ना, और इनटू क्या, ये रूट में क्या है और अपॉन 60, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या हुआ, k = आ गया, है ना। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है अगर देखा जाए तो √2 अपॉन √60, तो √60 अपॉन √2, तो √60 अपॉन √2 का मतलब √30, ठीक है। फिर देखो जैसे कह रहा है इफ 2 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z3 = 3 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1 = 4 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2, तो हमें ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आंसर दिखेगा। दिख रहा है क्या, क्या देखो कोई बात नहीं, मैं यहां मॉड Z2 माइनस Z3 को लिख सकता हूं 2k, है कि नहीं, प्रोपोर्शन है। मॉड Z3 माइनस Z1 को लिख सकता हूं 3k और मॉड Z1 माइनस Z2 को लिख सकता हूं 4k, ठीक है। तो आप सोचो, आप Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार को लिख सकते हो 4k²। अभी भी नहीं देखा, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, सब कट जाएगा, ठीक है ना। इसका देखो तो Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार, ये आ जाएगा 9k² और लास्ट वाला Z1 माइनस Z2 और Z1 बार माइनस Z2 बार, ये आ जाएगा 16k²। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन E है तो आप E को क्या लिख पा रहे हो ज़रा देखो, तो 4 अपॉन Z2 माइनस Z3 को आप लिख पाओगे Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन, फिर नेक्स्ट 9 अपॉन Z3 माइनस Z1 को आप लिख पाओगे Z3 बार माइनस Z1 बार अपॉन k², और लास्ट वाले को लिख पाओगे Z1 बार माइनस
अपॉन के स्क्वायर, सब कट पिट के, ठीक है। जैसे देखो ये कह रहा है इफ मॉड ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस बी जेड वन प्लस ए जेड टू के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस, देन फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सेम चीज़ क्या होगा, आप देखो यहाँ से आप LHS लेके चलो तो ये फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है, ए जेड वन माइनस बी जेड टू इंटू इसका बार। अब ए बी क्या दे रखा है, रियल नंबर, तो रियल नंबर का बार तो वापस वही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए जेड वन बार माइनस और प्लस बी जेड वन प्लस ए जेड टू, बी जेड वन प्लस ए जेड टू इंटू बी जेड वन बार प्लस ए जेड टू बार, ठीक है। अब ज़रा देखो तो यहाँ से ए स्क्वायर मॉड जेड वन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से बी स्क्वायर मॉड जेड वन स्क्वायर, तो आपको यहाँ से क्या दिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर, ठीक है। रुको ना, फिर यहाँ से बी स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर और बी ए स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया, वो ओवरऑल भी कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड जेड टू स्क्वायर। और देखो अब यहाँ से ए बी जेड वन जेड टू बार विथ माइनस साइन, है ना, चलो लिख ही देता हूँ, वो सब कट जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए देखो तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस ए बी जेड वन जेड टू बार और माइनस ए बी जेड टू जेड वन बार, और दूसरे तरफ में क्या होगा, प्लस ए बी जेड वन जेड टू बार और प्लस ए बी जेड टू जेड वन बार, तो ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर, तो देयरफॉर लैम्डा क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ये देखो कह रहा है इफ दिस लेस देन वन एंड मॉड जेड वन लेस देन वन देन प्रूव दैट मॉड जेड टू लेस देन वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने प्रोडक्ट में सॉरी डिवीज़न में सेपरेटली मॉड्यूलस को इम्पोज किया और उसको दूसरी तरफ भेज दिया, ठीक है। तो दूसरी तरफ भेजोगे तो ये आ गया मॉड जेड वन माइनस जेड टू लेस देन वन माइनस जेड वन बार जेड टू का मॉड, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इनइक्वालिटी में नॉन नेगेटिव चीज़ है तो स्क्वायरिंग तो हो ही जाएंगे, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार लेस देन ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड वन बार जेड टू इंटू वन माइनस जेड वन जेड टू बार, ठीक है ना। अब जब इसको प्रोसीड किया तो देखो ये क्या आ रहा है, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर और माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार, और इधर देखो मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, और एक तरफ ले आओ तो यहाँ से आया मॉड जेड वन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, और प्लस मॉड जेड टू का स्क्वायर माइनस लेस देन जीरो। अब देखा जाए यहाँ से तो मॉड जेड वन का स्क्वायर माइनस वन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो वन यहाँ बचा और यहाँ पर माइनस मॉड जेड टू का स्क्वायर लेस देन जीरो। अब एज ये गिवन है कि मॉड जेड टू लेस देन वन, तो एज मॉड जेड टू लेस देन वन मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ,
सॉरी उल्टा ले ले, अरे क्या, और यहाँ लिख भी गलत रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एज मॉड Z1 लेस देन 1, तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को क्या होना है, नेगेटिव, प्रोडक्ट को नेगेटिव होना है ना, तो इस वाले पार्ट को पॉजिटिव होना है। तो देयरफॉर 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो यहाँ से आ गया लेस देन, ठीक है। जैसे कह रहा है इफ दिस मॉड लेस देन 1 देन प्रूव दैट मॉड Z लेस देन इक्वल टू 1/3। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो मॉड 6Z माइनस आइटा लेस देन इक्वल टू ऐसा, मॉड अप्लाई करके सेपरेटली उधर भेज दिया, और स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करोगे तो 6Z माइनस आइटा इंटू 6Z बार प्लस आइटा लेस देन इक्वल टू 2 + 3 आइटा Z इंटू 2 माइनस 3 आइटा Z। अब प्रोसीड करोगे तो ये हो गया 36 मॉड Z का स्क्वायर प्लस वन और प्लस 6Z आइटा माइनस 6Z बार आइटा लेस देन इक्वल टू 4 और प्लस 9, अरे यहाँ मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, Z बार, ठीक है ना, ठीक है। तो 9 और मॉड Z का स्क्वायर, और फिर से यहाँ माइनस 6 आइटा Z बार और प्लस 6 आइटा Z, ये तो गया। अब गया तो यहाँ से अगले स्टेप में क्या आ गया, 27 मॉड Z का स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन 3, है ना। मॉड तो पॉजिटिव चीज़ है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड Z लेस देन इक्वल टू 1/3। जब देखो ये कह रहा है फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा बीटा प्रूव दैट दिस। 30 सेकेंड सोचो तो इसका क्या फर्स्ट थॉट आ रहा है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ई बोलता हूँ, ठीक है ना, और मैं ई स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो। तो ई स्क्वायर लेके चलूँगा तो a + b के होल स्क्वायर पे खोलो, तो क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, केयरफुली देखना, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 AB। अच्छा देखो ए बी में प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड इम्पोज कर सकते, तो क्लब भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ए बी के अंदर ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a माइनस बी, यानी कि अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये इसको पढ़ो आप, Z1 + Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 के मॉड का स्क्वायर, है ना। तो हम ये जानते हैं कि देखो, हम ये जानते हैं कि Z1 + Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस इज 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको, ये जो ई स्क्वायर है इसको क्या लिख पाओगे, 2 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर का मतलब मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉड रूट अंडर, है कि नहीं, और ये इधर क्या हो गया एक तरीके से 2 मॉड बीटा स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको हम ऐसा करते हैं, 2 टाइम्स मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉड बीटा, पावर बाहर कर लो, और इसके साथ ये आ गया 2 टाइम्स और मॉड के अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट तो हट गया, ठीक। अब देखो रिजॉल्व है। अब इस पार्ट को हम वापस, ये रेड से जो लिखा है इसका रिवर्स वाला यूज़ करते हैं, तो इसको लिख पाएंगे, ठीक है, प्लस, है ना, और इधर ये वाले पार्ट को लिख दो
मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, कुछ अच्छा फील हुआ? ये वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस हो गया। तो देयरफॉर ई इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ